हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आई पेपर क्लासेस। एजुकेशन इज़ द की टू सक्सेस इन लाइफ। शिक्षा ही सफलता की कुंजी है। तो दोस्तों, आज का जो सेशन है, आज हम करने वाले हैं क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस क्वेश्चन, जिसमें हम आपको 50 प्लस साइंस के क्वेश्चन देंगे, जिसमें आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है सारे ही प्रीवियस ईयर से उठाए गए हैं और दोस्तों आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना रहेगी। तो दोस्तों, सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सभी साथियों को शेयर कर दीजिए, जितना ज़्यादा हो सके साथी जुड़ जाएंगे उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि अब एग्ज़ाम का टाइम है, बहुत ही क्लोज चल रहा है। आपके 28, 29, 30 आई थिंक एग्ज़ाम भी है। तो दोस्तों 8-10 दिन बचे हुए हैं, जितना ज़्यादा MCQ लगा लेंगे उतना ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। तो फास्टली रिवीजन करेंगे, आपके टाइम की भी हम बचत करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं सेशन की ओर और शुरुआत करते हैं। दोस्तों एक ही रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि आई पेपर क्लासेस आपको DFC सेल से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स दे रहा है। और दोस्तों मैं आपको एक अपडेट बता दूँ बड़ी, हम आपके लिए 6 मंथ क्या, हम 2021 की टोटल करंट अफेयर्स लेकर आने वाले हैं, जिसमें आपके 200 से 300 क्वेश्चन होने वाले हैं। कितने दोस्तों? 200 से 300 क्वेश्चन होने वाले हैं। एक बड़े महासंग्राम के साथ तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को बहुत जल्दी से, और जितना ज़्यादा हो सके सेशन को शेयर कर दीजिए, क्योंकि अपडेट भी आपको दे दी है। और हम आपके लिए इकोनॉमिक एंड मार्केटिंग हो गए या हमारा CRM हो गया, इन सब के भी हम 200 300 क्वेश्चन की सीरीज़ लाने वाले हैं। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा उन वीडियो को, क्योंकि हमने बहुत मेहनत से तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्या है दोस्तों, आई पेपर क्लासेस, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से। तो पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है। क्या दोस्तों, आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? द कंट्री डैट कंट्रीब्यूट द मोस्ट टू कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एनिमेशंस टुडे इज़। तो कौन सा है दोस्तों? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। कौन सा है दोस्तों? USA, अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान दे रहा है आजकल। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे प्रश्न देख पा रहे होंगे आप, निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? क्या है दोस्तों? निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज माइका इज़ यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल। दोस्तों इंग्लिश में भी हमने आपको बाइलैंग्वेज प्रोवाइड कर दिया है, क्योंकि काफ़ी बच्चे हैं उनकी प्रॉब्लम आती है कि सर इंग्लिश में भी आप बाइलैंग्वेज रखिए, इंग्लिश में भी आप हमें ऑप्शन दीजिए, और हमारे क्वेश्चन मतलब जितने भी आप करा रहे हैं वो इंग्लिश में भी दीजिए, ताकि हम बच्चों को भी सहायता मिल सके। तो दोस्तों इंग्लिश में भी हमने कर दिए हैं, कि कुछ क्वेश्चन दोस्तों ऐसे होते हैं जिनका मतलब इंग्लिश और हिंदी में मीनिंग सेम सा ही होता है, तो उनके लिए हम रखते नहीं हैं, तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा। तो क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा है दोस्तों? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। आगे चलते हैं। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि, प्रेशर कुकर में हमारा खाना जल्दी पक जाता है, आप सभी को पता ही है क्यों पक जाता है, क्योंकि फूड गेट्स कुकड क्विकली इन प्रेशर कुकर बिकॉज प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। क्या दोस्तों? प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। अब यदि हम बात करें, जो प्रेशर होता है ना, प्रेशर, वो हमारा प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप ऐसे याद रख लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक में क्या प्रभाव पड़ता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर। तो क्या होता है दोस्तों? इंक्रीज़ हो जाता है। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक होता है ना, वो हमारा इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, इंक्रीज़ हो जाता है दाब बढ़ाने पर। यदि हम जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे जल का, तो उसका क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या देख पा रहे हैं आप? आगे क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। क्या दोस्तों? प्रत्येक क्रिया के बराबर व उसकी विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, ये सब तो आपको पता ही होगा। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो यह कौन सा नियम है? यह न्यूटन का नियम है, आप सभी को पता ही है। दिस इज अ न्यूटन लॉ। कौन सा? वो भी न्यूटन का थर्ड लॉ। ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कौन सा है दोस्तों? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, आप सभी को पता ही होगा, क्योंकि हम जैसे फॉर एग्जांपल की हम बात करें, यदि हम किसी दीवार को धक्का देते हैं तो दीवार भी उतनी रिएक्शन से ही हमारे हाथों को चोट पहुंचाती है। ठीक है, ये आपको पता ही होगा, उतनी ही रिएक्शन से, मतलब उतने ही दबाव से, उतने ही बल से हमारे हाथों को चोट पहुंचाती है। ठीक है, ये सब आपको पता ही है। तो आगे चलते हैं। उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्यों? सनसेट व सनराइज़ के समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्यों? क्योंकि, अब हम इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं, द सन अपीयर्स एंड व्हेन द राइजिंग एंड सेटिंग बिकॉज। तो क्या हो गया दोस्तों?
लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए मतलब सूर्य उगते समय और छिपते समय लाल दिखाई देता है, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन फैलाव सबसे कम होता है और नीले रंग या बैंगनी रंग का सबसे अधिक होता है। जैसे आसमान का रंग नीला क्यों होता है? प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, ये हो गया आपका, क्योंकि नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है बैंगनी रंग का, तो वो बहुत तेज़ी से आकाश में फैल जाता है, और लाल रंग का सबसे कम होता है। फॉर एग्जांपल के लिए यदि मैं बात करूँ लेज़र लाइट, आपकी लेज़र लाइट देखी होगी आपने, कितनी दूर तक मार लो उतनी दूर तक चली जाती है एक पॉइंट के रूप में। ठीक है, क्योंकि वो फैलती नहीं है जल्दी से। ठीक है, क्योंकि अगर हम 500 मीटर की बिल्डिंग पर भी मारेंगे ना, तो वो भी वहाँ पर दिख जाएगी। क्यों? क्योंकि रास्ते में कोई भी मतलब रुकावट नहीं आएगी, वो फैलने की नहीं है, वहाँ पर डायरेक्ट ही पॉइंट पर लगेगी ऑब्जेक्ट पर। ठीक है, आगे चलते हैं। पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह का बर्ताव करता है? तो क्या है? हाउ डज एन एयर बबल बिहेव अंडर वाटर? क्या है दोस्तों? पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह का बर्ताव करता है? एक अवतल लेंस की तरह। ठीक है दोस्तों, एक अवतल लेंस की तरह, कॉनकेव लेंस की तरह, कॉनकेव लेंस की तरह बर्ताव करता है। ठीक है, अवतल लेंस की तरह बर्ताव करता है एक पानी के अंदर हवा का बुलबुला। आगे चलते हैं। कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही मतलब पॉपुलर क्वेश्चन है एग्जाम की तरफ से। अगर उन्हें थोड़ा फंसाने वाला क्वेश्चन पूछना होगा ना, तो यही पूछना होगा, क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। उत्तल दर्पण अवतल दर्पण भूल जाते हैं, वहाँ पर जाकर यही होता है उत्तल दर्पण अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण कौन सा था। तो ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण उभरा हुआ होता है। ठीक है, अवतल दर्पण अंदर की तरफ होता है, ये भी आपको याद रखना है। अगर आपको याद रखना है, कारों, ट्रकों, बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में जो दर्पण लगा होता है, जिसे हम पीछे का देखते हैं, विच मिरर इज़ इंस्टॉल्ड नेक्स्ट टू द ड्राइवर सीट इन अ कार, ट्रक एंड बसेस। ठीक है, कौन सा है? उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स। ठीक है, कॉन्वेक्स लगा होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, कॉन्वेक्स हो गया हमारा। आगे चलते हैं। ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वे कहलाते हैं? क्या है दोस्तों? ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। एलिमेंट विच हैव प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल आर कॉल्ड। तो क्या होगा दोस्तों? उपधातु। क्या कहलाते हैं? हमारे उपधातु कहलाते हैं। ठीक है, जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उपधातु कहलाते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? हु इज़ द फादर ऑफ बॉटनी? कौन है दोस्तों? थियोफ्रेस्टेस। कौन है दोस्तों? थियोफ्रेस्टेस, थियोफ्रेस्टेस। ठीक है, वनस्पति विज्ञान के जनक कहलाते हैं, फादर ऑफ बॉटनी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी हैव द हाईएस्ट स्पीड ऑफ साउंड? हाईएस्ट स्पीड ऑफ साउंड इस्पात में सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, आयरन में सबसे ज़्यादा होती है, लो इस्पात हो गया हमारा। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा होती है ध्वनि की चाल। आगे चलते हैं। एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाएं फैलाए खड़ा है। क्या है दोस्तों? एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाएं फैलाए खड़ा है। एकाएक वह बाएं सिकोड़ लेता है, तो स्टूल का कोणीय वेग क्या होगा? तो अ मैन इज अ स्टैंडिंग ऑन अ वॉकिंग स्टूल विद हिज आर्म आउट स्ट्रेचड, इफ़ ही सडनली श्रिंक्स द आर्म देन द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ स्टूल विल। तो क्या होगी दोस्तों? बढ़ जाएगी। ठीक है, क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। ये क्वेश्चन अच्छा है दोस्तों, एक बार और पढ़ लेते हैं। एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाएं फैलाए खड़ा है। सबसे पहले तो उसने हाथ खोल रखे है, स्टूल पर खड़ा है। ठीक है, और वो स्टूल हमारा घूम रहा है। यदि वह एकाएक अपने बाएं सिकोड़ लेता है, मतलब अपने हाथों को सिकोड़ लेता है, तो स्टूल का कोणीय वेग क्या होगा? स्टूल का कोणीय वेग बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इंक्रीज हो जाएगा। आगे चलते हैं। चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज़ पृथ्वी पर क्या होता है दोस्तों? सुनाई नहीं देगी। यदि चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है तो इसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगी। अच्छा क्वेश्चन है। अ बॉम्ब, क्या है दोस्तों? अ बॉम्ब एक्सप्लोज्ड ऑन अ मून, तो इसकी आवाज़ हमें सुनाई नहीं देगी। ठीक है, पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगी। एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा? दोस्तों कैसे क्वेश्चन है आप सभी कमेंट कर दीजिएगा। अच्छे क्वेश्चन लिए हैं हमने, सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही रेयर केस में पूछे जाते हैं। तो एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा? अ गर्ल इज स्विंगिंग, अनदर गर्ल सिट्स नेक्स्ट टू हिम, देन द टाइम पीरियड ऑफ द स्विंग विल रिमेन। तो क्या होगा दोस्तों? अपरिवर्तित रहेगा।
ठीक है, क्या होगा, नॉन चेंजेबल रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं। यह संभव है, यह किसके कारण संभव होता है? वहन लिसन टू प्रोग्राम्स ऑफ डिफरेंट स्टेशंस बाय टर्निंग द नॉब ऑफ द रेडियो। तो इट इज़ पॉसिबल, अनुनाद के कारण। किसके कारण होता है दोस्तों? अनुनाद के कारण होता है। हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, तो यह संभव होता है अनुनाद के कारण। ठीक है, आगे चलते हैं। वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं? वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं? डिस्चार्ज ज्ञात करते हैं, रेट ऑफ फ्लो ज्ञात करते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ नोन बाय वेंचुरी मीटर? तो रेट ऑफ फ्लो। ठीक है, ये आपको याद रखना है, अच्छा क्वेश्चन है। रेट ऑफ फ्लो ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब मैं इससे रिलेटेड और बता दूं। एक तो हो गया वेंचुरी मीटर, ठीक है, एक हो गया हमारा ओरिफिस मीटर। ओरिफिस मीटर, तो इससे आप क्या ज्ञात करते हैं? इससे भी आप रेट ऑफ फ्लो ज्ञात करते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, रेट ऑफ फ्लो, इससे भी आप रेट ऑफ फ्लो ज्ञात करते हैं। वेंचुरी मीटर से भी रेट ऑफ फ्लो ज्ञात करते हैं। और एक होती है हमारी पिटोट ट्यूब, पिटोट ट्यूब, बस इन दोनों में यही डिफरेंस है। पिटोट ट्यूब क्या करती है? हमारी वेलोसिटी ज्ञात करती है। ठीक है, रेट ऑफ वेलोसिटी, ये आपको याद रखना है। जो हमारा ओरिफिस मीटर, वेंचुरी मीटर है, वो दोनों क्या ज्ञात करते हैं दोस्तों? रेट ऑफ फ्लो, डिस्चार्ज ज्ञात करते हैं। ठीक है, और हमारी जो पिटोट ट्यूब होती है ना, वो रेट ऑफ वेलोसिटी ज्ञात करती है। ठीक है, क्या? रेट ऑफ वेलोसिटी ज्ञात करती है। आगे चलते हैं। आगे आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़कर आधी रह जाए तो दिन होगा। यदि द्रव्यमान परिवर्तित किए बिना, ठीक है, मास में कोई चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, और पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़कर आधी रह जाए तो दिन होगा। इफ़ द अर्थ श्रिंक्स टू हाफ ऑफ इट्स प्रेजेंट रेडियस विदाउट चेंजिंग द मास देन द डे विल बी, 12 घंटे का दिन रह जाएगा। ठीक है दोस्तों, कितने घंटे का? 12 आवर का दिन रह जाएगा हमारा। ठीक है, यदि द्रव्यमान परिवर्तित किए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या को सिकुड़कर आधी रह जाएगी तो हमारा दिन भी कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा, मतलब 12 घंटे का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे चैनल आई पेपर क्लासेस टेलीग्राम पर है, उसे ज्वाइन कर सकते हैं और ज्वाइन कर भी लीजिए, क्योंकि हमने सारी PDF जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ चैनल पर होती हैं उन सब की PDF हम आपको प्रोवाइड करा देते हैं। एक दिन लेट हो जाता है दोस्तों, बस ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा लेट नहीं होता है, क्योंकि थोड़ा टाइम की प्रॉब्लम है दोस्तों, और भी काम होते हैं। ठीक है, समझते हो आप? तो आई पेपर क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों, या आप सर्च भी कर सकते हैं, तो वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ पे PDF मिल जाएगी। तो आगे चलते हैं। आगे क्या क्वेश्चन है? यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाए तो उस पिंड के साथ क्या होगा? तो दोस्तों आपने सुना ही होगा प्लायन वेग। क्या है दोस्तों? प्लायन वेग, इसका नाम तो सुना ही होगा। ठीक है, जो मतलब एक मैं बात करूं, जैसे पुराने ज़माने में होते थे, जैसे महाभारत हो गई, हमारे जो रामायण हो गए, जो महाकाव्य हैं, उनमें जो होता है, मतलब जो उठा के फेंक देते थे घुमाकर, वो सीधा प्लायन वेग से बाहर पृथ्वी के। ठीक है, समझते होगे, देखी होगी जिन्होंने, तो वो एक ही बारी में मतलब आउट ऑफ कवरेज एरिया हो जाते थे। ठीक है, तो यदि किसी पिंड को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड क्या होगा? इफ़ अ बॉडी इज थ्रोन फ्रॉम द अर्थ विद अ वेलोसिटी ऑफ 11.2 किलोमीटर देन द बॉडी विल बी, पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। ठीक है, आप सभी को पता ही है, गया तो गया, पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा, क्योंकि वो पृथ्वी से बाहर हो जाता है, एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ से बाहर हो जाता है। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाएगा तभी वो पृथ्वी से बाहर जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। ठीक है, किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? बैंगनी रंग की। और किस रंग की सबसे ज़्यादा होती है? लाल रंग की। विच कलर हैज़ द शॉर्टेस्ट वेव लेंथ? तो किसकी होती है दोस्तों? बैंगनी रंग की। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई, दोस्तों ये क्वेश्चन आया हमारा सिलेक्टेड क्वेश्चन, मतलब पॉपुलर क्वेश्चन ऑफ द एग्जाम। क्या एग्जाम का एकदम चहीता क्वेश्चन है कि भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है। NTPC का भी एक नंबर क्वेश्चन रहा है, ये NTPC में भी काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, तो भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी से कितनी है? कितनी है दोस्तों? 36,000 किलोमीटर। एग्ज़ाम में वो ऐसा भी दे सकता है कि 36,000 न देकर आपको 35,000 कुछ दे दे, 35,000 लास्ट में, मतलब 700 कुछ, 800 कुछ, ऐसे भी दे दे, तो एटलीस्ट मतलब आसपास होना चाहिए हमारा 36,000 किलोमीटर के। वैसे तो 36,000 ही देगा, बट रेयर केस में आपको ऐसे भी दे सकता है, क्योंकि एक NTPC एग्जाम में ऐसा दिया था, बट वो सही लगा के आया था। तो 36,000 किलोमीटर। ठीक है, भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई।
द हाइट ऑफ अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज। ठीक है, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? अच्छा क्वेश्चन है। हुज ओथ इज क्या है दोस्तों? एडमिनिस्ट्रेटेड टू द स्टूडेंट ऑफ मेडिकल साइंस। तो किसकी शपथ दिलाई जाती है दोस्तों? हिपोक्रेट्स की। किसकी? हिपोक्रेट्स की। इंग्लिश हिंदी दोनों में मीनिंग सेम होगा, समझ लीजिएगा आप। ठीक है, हिपोक्रेट्स की शपथ दिलाई जाती है चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को। ठीक है, आगे चलते हैं। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को क्या होता है? दूरदृष्टि दोष क्या है दोस्तों? दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को क्या होता है? अ पर्सन विद क्या है दोस्तों? अ पर्सन विद फरसाइटेडनेस। ठीक है, तो दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को क्या होता है? निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती। अपोजिट होता है दोस्तों। यदि हम दूरदृष्टि दोष की बात करें तो पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी। यदि हम निकट दृष्टि दोष की बात करें तो दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी। ठीक है, अपोजिट होता है। और इनका रोग निवारक भी हमारा उल्टा ही है, दूर। आपको थोड़ा तेज मतलब धीमे से बोलना है, स्लो में। दूर क्या उच्चारण हो रहा है? ऊ, दूर। ठीक है, तो उत्तर लेंस का प्रयोग होता है। दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तर लेंस का प्रयोग होता है। अब हम बात करें निकट, ए का उच्चारण हो रहा है दोस्तों, एक बार खुद करके देखिएगा, निकट। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का निवारण का होता है। दोस्तों ये ट्रिक होती है, मतलब एक तरह से याद रख रखा है बस हमने, हमारी ट्रिक है बस, जैसी भी है। तो अगर समझ में आ रही है तो अच्छी बात है कि आप इसे मतलब अपने लिए भी अप्लाई कर रहे हैं। तो दूर उत्तर, ठीक है, और निकट ऐसे अवतल लेंस। ठीक है, तो निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। और रोग निवारक मतलब इसका निवारक के लिए उत्तर लेंस और अवतल लेंस, दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तर लेंस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रिक भी साथ के साथ, जैसी भी हमारी ट्रिक देसी ट्रिक है दोस्तों। ठीक है, अगर आपको अच्छी लगे तो एक बार थम्स अप जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो लेंस है। क्या है दोस्तों? इफ़ द साइज ऑफ अ लेटर्स अपीयर्स स्मॉलर विद अ लेंस देन द लेंस इज। यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो लो लेंस कौन सा होगा दोस्तों? अवतल लेंस होगा, कॉनकेव लेंस होगा। ठीक है, क्या होगा? कॉनकेव लेंस होगा। आगे चलते हैं। परमाणु नाभिक के अवयव हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियस आर। ठीक है, तो परमाणु नाभिक के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन उसके बाहर चक्कर लगाते हैं। जैसे परमाणु नाभिक होगी, उसके बाहर कक्षाएं होती हैं, तो इन पर तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है, और इसके अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, परमाणु नाभिक के अंदर। आगे चलते हैं। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के क्या है दोस्तों? सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है दोस्तों? आर्बोरिकल्चर। क्या दोस्तों? आर्बोरिकल्चर कहलाता है सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित। द स्टडी रिलेटेड टू द प्रमोशंस ऑफ ऑर्नामेंटल ट्रीज एंड श्रब्स इज कॉल्ड। तो क्या है? आर्बोरिकल्चर। ठीक है, आर्बोरिकल्चर कहलाता है। आगे चलते हैं। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? दोस्तों आगे वही क्वेश्चन, निकट। ठीक है, आपको याद रखना है अवतल लेंस। ठीक है, विच लेंस इज यूज्ड इन द ग्लासेस ऑफ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम नियर साइट टेंडनेस। ठीक है, नियर साइट टेंडनेस। तो क्या होगा दोस्तों? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। जल में आसानी से घुलनशील है। इज़ इट ईजिली सोल्यूबल इन वाटर। तो क्या है दोस्तों? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है ना, वो हमारा जल में आसानी से सोल्यूबल हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारी जल एक प्रकार का है। क्या है दोस्तों? रिटार्डर के रूप में काम करता है भारी जल। व्हाट इज़ हैवियर वाटर? तो मंदक मतलब रिटार्डर, रिटार्डर के रूप में काम करता है। ठीक है दोस्तों, भारी जल D2O, रासायनिक सूत्र हो गया D2O। ठीक है, 1000 लीटर, यदि हम बात करें भारी जल की तो 1000 लीटर में 1 लीटर पाया जाता है भारी जल। ठीक है, 1000 लीटर में दोस्तों 1000 लीटर में 1 लीटर पाया जाता है भारी जल। ठीक है, तो आप समझते होंगे कि कितना होता है। इनमें से कौन कोलाइड नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोलाइड? तो कौन सा दोस्तों? रक्त कोलाइड नहीं है। ऑप्शंस तो हमने एक्स्ट्रा दिए नहीं है, बट आप याद रखना है रक्त जो है हमारा ब्लड, वो कोलाइड नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब हम यदि बात करें, मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जाऊँगा लास्ट में दोस्तों, सभी को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। ठीक है, अभी तो क्वेश्चन बहुत हैं। आगे चलते हैं। माचिस की तिल्ली के एक सिरे पर लगा मसाला निम्नलिखित का मिश्रण होता है। क्या दोस्तों? माचिस की तिल्ली नहीं होती, आपने देखा होगा, उसके यहाँ पर मतलब एक साइड पर मसाला लगा होता है। ठीक है, तो वो किसका मिश्रण होता है? द स्पाइस। क्या है दोस्तों? द स्पाइस ऑन वन एंड ऑफ द मैच स्टिक इज़ अ मिक्सचर ऑफ द फॉलोइंग। तो लाल फॉस्फोरस,
और गंधक का। किसका दोस्तों? लाल फॉस्फोरस हो गया हमारा और गंधक हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? क्या दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में अनुचुंबकीय है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरामैग्नेटिक इन अ नेचर। तो ऑक्सीजन जो है ना हमारा वो पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। ठीक है, क्या दोस्तों? अनुचुंबकीय होता है प्रकृति में ऑक्सीजन। ठीक है, आगे चलते हैं। जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वह है द एलिमेंट विच डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इज आयोडीन। क्या दोस्तों? आयोडीन जो होता है ना तो वो ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, थोड़ा तेज़ी से करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक स्थायी तत्व है? निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक स्थायी तत्व है? स्टेबल है। ठीक है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल एलिमेंट। तो सीसा जो होता है ना हमारा वो स्टेबल एलिमेंट होता है। ठीक है, सबसे अधिक स्टेबल एलिमेंट होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइटर देन वाटर। तो कौन होता है दोस्तों? सोडियम, Na जो होता है ना हमारा वो जल से हल्का होता है। ठीक है, तो फाइनल दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो ना दोस्तों, क्योंकि बहुत ही मेहनत करके सिलेक्टेड क्वेश्चन अच्छे लेवल के उठाए हैं, तो शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि चैनल प्रोग्रेसिंग पर है। जितने ज़्यादा स्टूडेंट होंगे अच्छा ही होगा, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और नई नई क्लासेस हम आपके लिए प्रोवाइड कराते रहेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं दोस्तों, अगर क्लास में आपको थोड़ा भी सीखने को मिला है। और मेरा मानना तो है सारे क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं, आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा दोस्तों। ठीक है, बाईलैंग्वेज भी लिए हैं, आपके लिए जितना हो सकता है उतना कर रहे हैं। ठीक है, तो फाइनल दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तभी के लिए धन्यवाद।